तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब चैप्टर में हम लोग 3 मेन बात पढ़ेंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स, नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे डिमांड, नंबर 3 पढ़ेंगे यूटिलिटी। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये सब चीज़ को पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ मैन को एक्सप्लेन किया जाता है। एक आदमी कैसे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा वो एक्सप्लेन किया है। कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, कैसे अनलिमिटेड बॉन्ड्स को पूरा करेगा, क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो कैसे वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा ताकि बॉन्ड्स भी पूरा हो जाए और रिसोर्सेज भी पूरा ख़त्म नहीं हो। तो इकोनॉमिक्स में मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू, प्राइस, कंजम्पशन। इन सब के बारे में इकोनॉमिक्स बात करता है। सबसे पहले जैसे टर्म लिया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का मतलब समझा है क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज। क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही है प्रोडक्शन का मतलब। तो रॉ मटेरियल को यूज करके जो फिनिश गुड्स बनता है। अब बोला मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एग्जाम के लिए बहुत काम का पॉइंट है। 4 फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर, जो भी बोल सकते हो। 4 में से 4 फैक्टर है ये चारों फैक्टर के बदले में हम पेमेंट क्या करते हैं? सर लैंड के बदले हम पे करते हैं रेंट, लेबर के बदले हम वेजेस या सैलरी देते हैं, कैपिटल देते हैं इंटरेस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देते हैं या डिविडेंड देते हैं, और एंटरप्रेन्योर को हम देते हैं प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर बिजनेस में काम करने का ले रहा है प्रॉफिट। इन चारों को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और ये चारों मिला के बिजनेस का कॉस्ट है। कॉस्ट यानी सर जो एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट ले रहा है वो भी बिजनेस का एक खर्चा है। मान लो हम एक गुड्स बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल मेरा लगा मान लो 2 रुपया का, लेबर लिया मेरा 3 रुपया, और मेरा अदर ओवरहेड्स लग गया मान लो 3 रुपया, तो 3 3 6 तो 8 रुपया लगा। 2 रुपया बिजनेस रिस्क लेने का प्रॉफिट भी तो कमा रहे हैं। ये वो चौथा फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। 2 रुपया जो हम बिजनेस रिस्क लेने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 10 रुपया हो रहा है। तो ये मत सोचो कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बोलते हैं तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो अपना रिस्क लेने का फैक्टर ले रहा है वो भी इकोनॉमिक्स में कॉस्ट माना जाता है। तो तीसरा फैक्टर, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े अब तक? सर हम लोग 2 सब्जेक्ट मैटर पढ़े, एक ही पढ़े सॉरी, प्रोडक्शन। दूसरा सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? टेक्निक या टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बोला गया टेक्निक डिफाइन द रेशियो in which input are combined together with 1 unit of product. For example, if capital and labor are used in the production process, तो एक पीस बनाने के लिए 2 यूनिट ऑफ लेबर लगा मान लो, और 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा सॉरी, एंड 2 यूनिट ऑफ लेबर लगा, ताकि 1 यूनिट प्रोडक्शन में। तो कैपिटल और लेबर का रेशियो क्या हो गया? 1:2। इसी का बात ये पूरा सब्जेक्ट करता है। ये मानता है कि 2 चीज, एग्जाम्पल के तौर पे ये लोग मानते हैं कि 2 ही फैक्टर ऑफ मेन इंपॉर्टेंट है, के यानी कैपिटल, एल यानी लेबर। लेबर हो गया वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल हो गया फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का रेशियो से जो आउटपुट बने उसी का बात ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक कर रहा है। तो जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल पलटा कि ये 2:3 भी हो सकता था, मतलब 2 कैपिटल और 3 लेबर लगाए तब जाके प्रोडक्शन हुआ, या फिर 3 लेबर 4 कैपिटल लगाए, तो ऐसे रेशियोज बनते हैं फिक्स और वेरिएबल फैक्टर। एक्सचेंज का मतलब ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग मतलब मार्केट में जाके जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उस ट्रेडिंग को बोला गया एक्सचेंज। पुराने ज़माने में एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम से, आजकल मनी इन्वॉल्व हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कॉस्ट लिख रहे हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन का बात यहाँ पे कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। माइक्रो मतलब स्मॉल स्मॉल,
मैक्रो मतलब लार्ज। एक और टर्म आता है वैल्यू। वैल्यू मतलब, वैल्यू भी दो टर्म होता है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। यूज वैल्यू मतलब कैपेसिटी ऑफ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी का तुम्हारा इच्छा पूरा करने का ताकत को बोलते हैं वैल्यू यूज वैल्यू, और इन अदर वर्ड यूटिलिटी भी उसको बोल सकते हैं। जबकि एक्सचेंज वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, एबिलिटी टू बी एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटी। दूसरे कमोडिटी के बदले में तुम एक चीज कितना देने को तैयार हो। तो अगर तुम 2 kg राइस ले रहे हो तो बदले में कितना वीट देने को तैयार हो, 2 kg राइस के बदले कितना पैसा देने को तैयार हो। यहाँ पे वैल्यूज का बात कर रहे हैं, मतलब दो टाइप का वैल्यूज है, वैल्यू इन यूज, एक्सचेंज वैल्यू। तो यूज वैल्यू का मतलब एक प्रोडक्ट का तुम्हारा कितना यूजफुलनेस है, कितना यूटिलिटी है, कितना उसका सेटिस्फाइंग पावर है तुम्हारी इच्छा को पूरा करने का। जबकि एक्सचेंज वैल्यू में क्या हो रहा है, एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी कितना एक्सचेंज करने को तैयार हो। और यहाँ पे आखिरी इंपॉर्टेंट बात आता है प्राइस। प्राइस मतलब वन कमोडिटी के बदले जो हम मनी पे करने को तैयार है। तो पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था, जहाँ गेहूं के बदले चावल दे रहे हैं, लेकिन आजकल गेहूं के बदले चावल नहीं दे रहे कोई। जहाँ गेहूं के बदले रुपया दे रहे हैं, चावल के बदले रुपया दे रहे हैं। तो ये वैल्यू मतलब मनी वैल्यू का बात है। अब अपने ऊपर पढ़े थे माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या होता है? माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग बट प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन बात करता है प्राइस का, जबकि मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन बात करता है देश के टोटल इनकम का। तो शेयर कैसे किया जाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जब प्राइस का बात करें तो उसको माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और जब देश के इनकम का बंटवारा का बात करें उसको बोलते हैं मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। एक और छोटा सा टर्म्स है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब तुम जब कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, यूज द गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई द वांट। तो ये सब कुछ एक छोटा छोटा टर्म था जिनको ये लोग बोला सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आता है इकोनॉमिक्स का मेन डेफिनेशन। तो 4 राइटर 4 डेफिनेशन देखे हैं। कोई बोला इकोनॉमिक्स साइंस, तो सबको बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज को। तो एल्फ्रेड मार्शल बोल के गए हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग वेल्थ का स्टडी करते हैं। वहीं एडम स्मिथ बोल के गया था हम लोग इकोनॉमिक्स में वेल्थ का स्टडी बोलते हैं। एडम स्मिथ बोल के गए हम लोग इकोनॉमिक्स में वेल्थ का स्टडी करते हैं। एल्फ्रेड मार्शल बोला वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर का भी स्टडी है इकोनॉमिक्स। तो मार्शल बोला वेलफेयर भी है। रॉबिन्स बोल के गया इकोनॉमिक्स क्या है, जो रिसोर्सेज जिनका दुनिया में कमी है, स्केर्सिटी है जिन रिसोर्सेज का, और उनका वांट्स अनलिमिटेड है, आप उसको कैसे यूज करो। तो स्केर्स रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए उसका डेफिनेशन देके गया रॉबिन्स। जबकि ग्रोथ बोला सैमुएल्सन। सैमुएल्सन बोला इकोनॉमिक्स ये सब का स्टडी है, और ये सबको मिला के जब जोड़ दिया जाए तो ग्रोथ बन जाता है। तो 4 राइटर 4 डेफिनेशन देखे गए। आपको मेनली राइटर का नाम और कौन क्या बात कर रहा है तो उस पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में MCQ आ रहा है। तो देखो अल्फ्रेड एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। वो क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एक देश का वेल्थ कैसा है और वो कैसे बन रहा है और उसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसी का पढ़ाई है इकोनॉमिक्स। यानी ये क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। ये कुछ बातों को एज्यूम किया कि इकोनॉमिक्स खाली वेल्थ का स्टडी है। ये लोग एक्चुअली में ना, जो एडम स्मिथ थे, ये लोग डेवलप्ड नेशन के इकोनॉमिक्स थे। ये लोग क्योंकि लोग डेवलप्ड नेशन के इकोनॉमिक्स थे, तो ये लोगों को लगता था कि उन्हीं कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इकोनॉमी को डिफाइन कर रहा था। यानी डेवलप्ड कंट्री जो है ना, वो वेल्थ का बात करे, कमाई कितना बढ़ रहा है, वेल्थ कितना हो रहा है। तो ये लोग एक बात, तो ये लोग वेस्टर्न इकोनॉमी को बिलोंग करते थे, और वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड नेशंस थी, तो उनका इकोनॉमिक्स में लोग वेल्थ का ही बात किया है। इसमें यहाँ पे वेल्थ का मतलब हो रहा है वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होगा, वेल्थ कैसे कंज्यूम होगा, वेल्थ कैसे एक्सचेंज होगा, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो ये सिर्फ वेल्थ का बात किया और यही चीज इसका क्रिटिसिज्म बना, लोग इसका क्रिटिसिज्म किए। बहुत सारे फिलोसोफर थे जो इसका बुराई निकाले, ये बोले कि ओनली वेल्थ होना कोई काम नहीं है, अगर वो आदमी के ह्यूमन वर्क को अगर वो यूज नहीं आ रहा तो फिर वो वेल्थ का कोई मतलब नहीं। ये वेलफेयर का बात नहीं कर रहा, आदमी की भलाई का बात नहीं कर रहा। तब फिर आया एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल बोला, वो एडम स्मिथ का फॉलोवर था, वो उसको और आगे बढ़ाया, वो बुक लिखा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। उसमें वो क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आदमी का मैनकाइंड मतलब भलाई कैसे हो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, मतलब वेलफेयर कैसे हो डे टू डे लाइफ में, ये उसका बात की। स्टडी ऑफ वेल्थ ऑन द अदर एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द मैन। ये बोला स्टडी ऑफ वेल्थ तो है ही, लेकिन साथ साथ में आदमी की भलाई का भी बात है। ये भी माना इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। वो बोला इकोनॉमिक्स खाली साइंस है, बोला इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ये बोला मटेरियल गुड्स इमटेरियल गुड्स सबका बात करो, क्योंकि सब कुछ लेके आदमी का भलाई होती है। तो ये बोला वेलफेयर ऑफ द मैन को प्रायोरिटी दो, सेकेंडरी होना चाहिए तुम्हारा देश का वेल्थ बढ़े। अगर तुम्हारे देश के लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा तो वेल्थ बढ़ने का कोई यूज नहीं। इसका भी लोग क्रिटिसिज्म किया कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन दिया, ये वेलफेयर का बात तो किया बट वेलफेयर होगा कैसे उसका बात नहीं किया। ये रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का बात नहीं किया कि कैसे दुनिया में जो रिसोर्स कमी है, जैसे कोल पेट्रोलियम, दुनिया में इनका कमी है तो उनको कैसे यूज किया जाए ताकि अनलिमिटेड वांट्स पूरा हो सके। और ये भी बोला कि आप वेलफेयर में आप सिगरेट एल्कोहलिक प्रोडक्ट ये भी तो प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे कि उससे वेलफेयर कहाँ होगा। तो अब तीसरा डेफिनेशन है रॉबिन्स का। वो बोला इकोनॉमिक्स क्या है, एक नेचर एक साइंस है जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ का, इट इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, एंड्स मतलब फाइनल यूज और स्केयर्स मीन्स मतलब वो रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का फाइनल यूज और उनका उन रिसोर्सेज का बात करें जिनका अल्टरनेटिव यूजेज है, मतलब ऐसा रिसोर्स जिसके 2-3 काम लग सकते हैं। तो आप कौन सा यूटिलाइजेशन में कितना रिसोर्स को अप्लाई करोगे या यूज करोगे, इसका पढ़ाई है इकोनॉमिक्स। तो ये पहले तो बोला कि वांट्स और वो भी अनलिमिटेड वांट्स, लेकिन दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड और उन रिसोर्सेज का बहुत सारा यूज है। अब आपका मेन पढ़ाई ये होना चाहिए कि आप चॉइस करो कि किस रिसोर्स को कहाँ काम लगाओ, इसी पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोला। तो ये बोला इकोनॉमिक साइंस तो है लेकिन एनालिटिकल साइंस है। तो देखो एडम स्मिथ बोला इकोनॉमिक साइंस है, मार्शल बोला सोशल साइंस है, जबकि ये बोला एनालिटिकल साइंस है। ये पॉजिटिव साइंस माना कि रिसोर्सेज का यूज करने का तरीका भी बताओ, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये न्यूट्रल था, तुम्हारा मन है तुम जैसे यूज करो। अब तुम्हारे पास 10 kg मैदा है, तुम इससे बिस्किट भी बना सकते हो और केक भी बना सकते हो। अब तुम्हारा मन है कि तुम 10 kg मैदे से कितना बिस्किट कितना केक बनाओ, लेकिन इसका प्लानिंग करना, इसका स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है और उनका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, हाउ टू यूज देम। इसका भी लोग क्रिटिसिज्म किया कि ये सिर्फ ये डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ठीक है, डेवलप्ड कंट्री का बात नहीं कर रहा। ऊपर के दोनों राइटर डेवलप्ड कंट्री का बात की है, सॉरी उल्टा बोलना चाहते थे, एक मिनट गलती हो। ये लोग सब राइटर लोग डेवलप्ड कंट्री का बात कर रहे हैं, ये लोग डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया का बात ही नहीं कर रहे। इनके बारे में भी बात करना चाहिए। अब आया चौथा राइटर जिसका नाम था केन्स एंड पीए सैमुअल्सन। 2 राइटर थे, केन्स एंड सैमुअल्सन। ये लोग बोले इकोनॉमिक्स क्या है, ग्रोथ का पढ़ाई, कैसे चीजों का ग्रोथ किया जाए। तो ये लोग क्या लिखो, इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, कैसे आदमी लोग चॉइस करें, या तो मनी हो या मनी नहीं हो तब भी, कि स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे, मतलब पैसा देके जो रिसोर्स ला रहे हैं वो भी और फ्री में जो रिसोर्स मिल रहा है उनका भी, कैसे उनका प्रोडक्टिव यूज करें जिनका ऑल्टरनेटिव यूज है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो अपने यूज में भी आए और फ्यूचर के लिए भी बचे, मतलब अपना भलाई भी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स खत्म नहीं, जिसको आप सस्टेनेबल यूज बोलते हैं या सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं।
तो ये इनका भी बात किया, ये सब कुछ का बात कर लिया एक तरीके से, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्स बोला मतलब स्केर्सिटी का भी बात कर लिया और रिसोर्सेज का बहुत सारा यूज है वो भी बात कर लिया, विथ मनी भी बोल दिया, विदाउट मनी भी बोल दिया, मतलब जो पैसा दे के मिल रहा है, जो फ्री में मिल रहा है उनका भी बात कर लिया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का भी बात कर लिया, लोगों का भलाई का भी बात कर लिया। ये सबका डेफिनेशन को इंक्लूड करके एक डेफिनेशन है और बोला इकोनॉमिक्स ग्रोथ का स्टडी, कैसे ग्रोथ। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स का, और मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जहाँ पे आदमी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कैसे वो वेल्थ और वेलफेयर एक साथ लेके आएगा, कैसे वो अपने इनकम को स्पेंड करेगा अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, कैसे वो रिसोर्सेज का एंड यूज़ करेगा, मतलब कौन सा रिसोर्स किस काम में कितना लगाएगा, कैसे वो अपनी गोल को ऑप्टिमाइज करेगा, ये सब, सॉरी यहाँ तक का बात था आपका ट्रेडिशनल। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया कि कैसे इंडिविजुअल अपना गोल को ऑप्टिमाइज करे, ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या और उनका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, इनको भी पढ़ाई करेगा। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है तो कैसे उसको आगे यूज किया जाएगा उसके बारे में भी बात करो। प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे और उनका सॉल्यूशन ढूंढने के ऊपर भी हम बोला था। ये बोला मॉडर्न, पुराना अप्रोच बोल के इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, ट्रेडिशनल अप्रोच बोल रहा है, और मॉडर्न अप्रोच में तो पॉजिटिव भी है तो नॉर्मेटिव भी है। सब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब अभी एक्चुअली जो हो रहा है, नॉर्मेटिव मतलब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो भी बोले। तो ये लोग वेलफेयर का भी बात कर रहे हैं, ग्रोथ का भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर का भी बात कर रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब अल्टीमेटली जो अपना मेन चीज चालू होता है वो यहाँ से है। आपका इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब जब हम इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का बात करें, और मैक्रो मतलब जब हम इकोनॉमी एज अ होल, ये वर्ड मत भूलना, इकोनॉमी एज अ होल मतलब पूरे देश का बात करें। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय रैगनर फ्रिच इन इकोनॉमिक्स। वो एक ऑस्लो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो ये टर्म ढूंढ के लाएगा। तो पहले हम माइक्रो का मतलब बताया, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, और यानी इंडिविजुअल यूनिट का बात करना, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इनका बारे में बात करें। सिर्फ कपड़ा मार्केट का बात कर रहे हैं, सिर्फ कपड़ा मार्केट में भी हम लक्ष्य का बात कर रहे हैं, और कैसे वो लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करें, मैक्सिमम आउटपुट कैसे हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा एक इंडिविजुअल कस्टमर को, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालेगा, एक इंडिविजुअल फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाएगा, इनके बारे में बात करने को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर हाउस होल्ड या इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेरियस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कमोडिटी, इनके बारे में बात करें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न जो है एक पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस पर यूनिट डिटरमाइन करना, हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज डिटरमाइन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव या कोई स्कोप पूछे तो यही है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग प्राइसिंग थ्योरी पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या चीज़ का बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सर थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, इनका बात करेंगे सर। हम लोग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बात करेंगे सर। हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर यानी प्रोडक्शन का एफिशिएंसी कैसे बढ़े, कंजम्पशन का एफिशिएंसी कैसे बढ़े, ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी कैसे हो, इनका बात करें, मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करें। यूज और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ काम आता है, एक इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करता है ये समझने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हर इंडिविजुअल आदमी कैसे बिहेव कर रहा है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो ये पूरा जो इकोनॉमी इन सबको जोड़ के तो इकोनॉमी बनता है ना। देश के सारे लोगों को जब जोड़ेंगे तब इकोनॉमी बनेगा। तो पहले सबका इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तब तो समझ पाएंगे देश का इकोनॉमी कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे लोगों का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे लोग अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं, ये सब पढ़ाई मिलती है। देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ का बात करते हैं, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और वेरी बिग। ये बात कर रहे हैं इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट, पूरे देश के इकोनॉमी को एक साथ लेके बात कर रहे हैं। ये एग्रीगेट या टोटल का बात करते हैं, इंडिविजुअल का नहीं, इंडिविजुअल का बात नहीं करते। जैसे नेशनल इनकम का बात करेगा, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट का बात करेगा,
पूरे देश के आउटपुट का बात करेगा, पूरे देश के इन्वेस्टमेंट का बात करेगा, पूरे देश के कंजम्पशन का बात करेगा। ये एग्रीगेट ऑफ वॉल्यूम्स का बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मेन स्कोप है? मैक्रो का क्या स्कोप था? एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना कैसे होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन स्कोप है देश का इनकम कैसे कैलकुलेट, कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा देश में, इसका बात करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों का मेन स्कोप याद रखना। और डेफिनेशन में सिंपल बात है, एक लार्ज बात करता है, एक स्मॉल बात करता है, एक इंडिविजुअल का बात करता है, पूरे देश की इकोनॉमी का बात करता है। और स्कोप एक प्राइसिंग स्कोप का बात करता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा, एक देश का इनकम कैसे डिसाइड होगा। तो ये बात करेगा थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कंजम्पशन देश में कैसे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट देश में कैसे हो रहा है, ट्रेड साइकिल यानी बिजनेस साइकिल कैसे चल रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में बात करेगा, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करेगा, देश में पूरे इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेगा, ये सब का बात करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है या इकोनॉमिक्स साइंस है? सर दोनों है। पहले बोला इकोनॉमिक्स एज ए साइंस कैसे है, तो आप बोला एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में भी एक सिस्टम होता है पढ़ाई का, साइंस में भी किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट ढूंढा जाता है, उसका कारण और उसका इम्पैक्ट। इकोनॉमिक्स में भी आप वो सब करते हो। साइंस में भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी करते हो। साइंस में भी आप रेलेवेंट फैक्ट्स के हिसाब से डिसीजन लेते हो, फॉर्मूला डिराइव करते हो, इकोनॉमिक्स में भी करते हो। साइंस में भी आप टेस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रहा है उसको ऑब्जर्वेशन में लेते हो, इकोनॉमिक्स में भी वही करते हो। तो जैसा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, वैसे इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके बारे में पढ़ाई करनी। तो फिर इकोनॉमिक्स साइंस है तो आर्ट्स कैसे है? सर इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं। साइंस में, आर्ट में थ्योरी होता है, इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी होता है। आर्ट में पॉलिसीज बनता है, इकोनॉमिक्स में भी पॉलिसीज बनता है आगे के लिए। तो इकोनॉमिक्स दोनों है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पार्ट आता है, इज इकोनॉमिक्स अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस? तो बोला इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है, हाँ, व्हाट इट इज। इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं, अभी क्या चल रहा है, अभी कैसा है, जहाँ पे ना फैक्ट्स अवेलेबल हो कोई बात को प्रूव करने के लिए, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। और जहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो दोनों ही है इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव साइंस भी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी या नॉर्मेटिव साइंस भी। क्यों? क्योंकि सर हम लोग अभी क्या चल रहा है उसका बात भी कर रहे हैं। अभी देश का इनकम कितना है, तो अभी इस ईयर 2022-23 में देश का इकोनॉमी कितना है वो भी बात कर रहे हैं हम लोग। अभी एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला वो भी बात कर रहे हैं, और फ्यूचर में कितना ग्रोथ का उम्मीद है वो भी बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स। अब आता है डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड। दो मेथड भी है इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करने का। डिडक्टिव मेथड मतलब कुछ चीज़ों को माइनस करके, और इंडक्टिव मेथड कुछ चीज़ों को ऐड करते। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एनालिटिकल मेथड। इन दिस मेथड लॉ ऑफ थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एजम्पशन। डिडक्टिव मेथड में हम लोग कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस लेके चीज़ों को क्रिएट करते हैं। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम जनरल और पर्टिकुलर, कुछ जनरल चीज़ों को देख के हम लोग डिसीजन लेते हैं। जबकि इंडक्टिव मेथड जितना हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। इन दिस मेथड लॉ थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा। जो जहाँ पे डेटा और फैक्ट्स हो गया इंडक्टिव मेथड, जिसको हम लोग ऊपर क्या बोले थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और डिडक्टिव मेथड में क्या हो गया एजम्पशन यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाला बात। अब एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऊपर जब एक डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहाँ पढ़े थे ना कि इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलता है देश का प्रॉब्लम क्या क्या है और उनका सोल्यूशन क्या होगा। तो अब बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स किन प्रॉब्लम्स का बात करते हैं। सर 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। दुनिया में 3 टाइप का इकोनॉमी है बेटा, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी।
कैपिटलिस्ट हो गया अमेरिका वाली इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो पब्लिक के ऊपर है, बिजनेसमैन के ऊपर है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर है, वो लोग क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, क्या रेट में बेचेगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा, तुमको कितना रिसोर्स मिलेगा, तुम कितना प्रोडक्शन करोगे, क्या दाम में बेचोगे, क्या बनाओगे, किन लोगों के लिए बनाओगे, कितना बनाओगे, ये सब डिसीजन गवर्नमेंट लेके देगा। तुमको एज ए मैन्युफैक्चरर सिर्फ गवर्नमेंट का डिसीजन फॉलो करना। ये हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, हो गया चाइना, कोरिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया अमेरिका, इंग्लैंड। मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया इंडिया, पाकिस्तान। यहाँ मिक्स इकोनॉमी चलते हैं कि गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करेगा जहाँ सरकार है, और जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ गवर्नमेंट, जैसे आटा दाल चावल का दाम डिसाइड करने में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन का दाम डिसाइड करने में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जब हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले कैसे सोचते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो बनाओ। अगर मेरे पास एक रिसोर्स है और उससे 2 सामान बन सकता है तो हम वो बनाएंगे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन वही सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला पब्लिक का नीड के हिसाब से बनाने बोलेगा गवर्नमेंट। मिक्स इकोनॉमी सर दोनों फॉलो करेगा, बोथ। सर हाउ टू प्रोड्यूस, सर दुनिया में 2 टेक्नोलॉजी होता है, या तो लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। मतलब ज़्यादा मशीन मेड प्रोडक्ट बनाए कि हैंडमेड, लेबर मेड। मशीन मेड को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, और हाथ से बनाना मैनुअल को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलेगा, जो तुमको चीप पड़ रहा है, जो तुमको सस्ता लग रहा है, तुम वैसे बनाओ। सोशलिस्ट इकोनॉमी देखेगा भी देश का एम्प्लॉयमेंट का पोजीशन कैसा है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगा। मिक्स इकोनॉमी बोथ यूज करेगा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेगा हु हैज एबिलिटी टू बाई, जिसका खरीदने का ताकत है उसके हिसाब से तुम बनाओ। अब ऑडी गाड़ी बना रहा है, वो ऑडी गाड़ी ये नहीं सोच के बना रहा है कि गरीब ले नहीं पाएगा मेरा गाड़ी, तो वो बना ही नहीं रहा गरीबों के लिए। तो जिसका एबिलिटी है तुम उसके लिए बनाओ, तुम्हारा प्रोडक्ट जिसका खरीदने का ताकत है उस कस्टमर को टारगेट करके बनाओ। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता है अकॉर्डिंग टू द पीपल या सोसाइटी सोच के बनाओ, कुछ चीज़ें महंगी बनाओ तो कुछ चीज़ें सस्ती भी बनाओ। मिक्स इकोनॉमी बहुत फॉलो करता है। जरूरी वाला सामान में नेसेसिटी गुड्स में बोलता है एबिलिटी सोसाइटी को देख के बनाओ, और जो उतना नेसेसरी गुड्स में लग्जरी और कंफर्टेबल गुड्स को बोलता है तुम अपने कस्टमर की एबिलिटी देख के बनाओ। तो इंडिया में दोनों फॉलो हो रहा है। तो ये था यूनिट 1.1। अगला आता है यूनिट 1.2। यूनिट 1.2 क्या बात करता है, हम लोग आज खाली स्टार्ट लेके बात करके छोड़ देंगे एक बार। यूनिट 1.2 बात करता है यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन का। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का तुम्हारा इच्छा पूरा करने का ताकत को बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मेजर्स इज अ मेजर्स बाय विच कंज्यूमर स्केल अ प्रेफरेंस ऑन अ गुड्स और सर्विस इज क्वांटिफाइड। तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है एज अ कस्टमर, उसको कैलकुलेट करने को बोलते हैं यूटिलिटी। और तुम्हारे लिए उसी प्रोडक्ट का प्रेफरेंस होगा जो तुम्हारे लिए यूजफुल है, जो तुम्हारा यूटिलिटी को पूरा करता हो, इच्छा को पूरा करता हो, डिज़ायर को पूरा करता हो। मेरा वर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यूजफुलनेस वर्ड नहीं होना चाहिए यूटिलिटी का मतलब। यूजफुलनेस का मतलब तो होता है तुम्हारा भला भी करे, बट हम यहाँ पे भला करने का बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे तुम्हारा इच्छा पूरा करने का। जैसे सिगरेट स्मोकर जो लोग हैं, सिगरेट यूजफुलनेस नहीं है, लेकिन सिगरेट उनका यूटिलिटी को पूरा करे, इच्छा को पूरा करे, डिज़ायर को पूरा करे। तो सिगरेट उनके लिए यूटिलिटी है लेकिन यूजफुल नहीं। तो यहाँ पे यूटिलिटी का बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का तुम्हारा वांट सेटिस्फाइंग पावर, तुम्हारा इच्छा को पूरा करने का पावर किसी कमोडिटी में है, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। एक और टर्म आया वेल्थ। वेल्थ का मतलब देश का वेल्थ का बात कर रहे हैं। जहाँ पे 2 टाइप का वेल्थ हो गया, पर्सनल वेल्थ और नेशनल वेल्थ। तो इंडिविजुअल का भी वेल्थ और देश का भी वेल्थ। पर्सनल वेल्थ हो गया तुम्हारा स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन, और स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ नेशन तो बोलेंगे नेशनल वेल्थ। जैसे हाउस, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मनी, कैश, कंपनी शेयर्स, ये सब हो गया पर्सनल वेल्थ। देश का वेल्थ हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, रोड, पार्क, ब्रिज, हॉस्पिटल, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ये सब हो गया देश का वेल्थ। वेल्थ और वेलफेयर दोनों में अलग है।
वेलफेयर का मतलब होता है हैप्पीनेस या वेल बीइंग, किसी का भला होना, जबकि वेल्थ का मतलब होता है कमाई होना, पैसा होना। तो बोला कि जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि वेल्थ इंक्रीजेस तो वेलफेयर ऑल्सो इंक्रीजेस, लेकिन ये हमेशा एग्जैक्टली सच नहीं है। दो रीजन से, कई बार वेल्थ तो तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट से भी बढ़ता है, देश का वेल्थ, जिससे लेकिन पब्लिक का हेल्थ खराब हो रहा है, जैसे सिगरेट, दारू, इससे वेल्थ तो क्रिएट हो रहा है लेकिन वेलफेयर नहीं। और कई बार वेल्थ हो रहा है लेकिन वो वेल्थ कुछ ही लोगों के जेब में चला जा रहा है, पूरा देश का कमाई कुछ लोगों के जेब में जा रहा है, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो वो भी वेलफेयर नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्शन। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसका ऊपर वाले पार्ट में, दोबारा उतना डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व। ये पीपीसी कर्व बात क्या कर रहा है, जिसको तुम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हो, या प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हो। पीपीसी कर्व तीनों नाम से बुलाया जाता है, एमसीक्यू के लिए याद रखें। पीपीसी कर्व क्या बताता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। तुम्हारे पास अभी जो रिसोर्स अवेलेबल है जितना, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसमें तुम दो अलग अलग कमोडिटी कितना कितना बना सकते हो। मान लो मेरे पास 100 केजी मैदा है, हम उससे केक भी बना सकते हैं और बिस्किट भी बना सकते हैं। सौ केजी मैदा इससे हम केक भी बना सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं। अब हमको डिसीजन लेना है कि कितना, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर पूरा 100 केजी मैदा लगा दें, मान लो 1 केजी मैदा से एक केक बनता है, और अगर 1 केजी मैदा यूज करें तो 20 बिस्किट बनता है। अब मेरे को डिसीजन लेना है कि 100 केजी मैदा है तो 50 केजी मैदा लगा के 50 केक बना लें, 50 पीसेस केक, और बाकी 50 केजी, 1 केजी मैदा में 20 बिस्किट बन रहे हैं, तो 50 केजी मैदा में कितना बिस्किट बनेगा? 1000, तो 1000 बिस्किट बना सकते हैं। अब मेरे को डिसीजन लेना है, केक बढ़ाना होगा तो बिस्किट कम करना होगा, बिस्किट बढ़ाना होगा तो केक कम करना होगा। यही डिसीजन लेना ये पार्ट बताता है। तो जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और जो इनपुट अवेलेबल है, उन दोनों को देख के डिसाइड लेना। ये लोग जैसे यहाँ बोला, जैसे मान लो अगर हम 50 बिस्किट बना रहे हैं तो हम 50 केक बना रहे हैं तो 1000 बिस्किट बना सकते हैं। अब अगर हम केक बढ़ाते हैं तो बिस्किट कम जाएगा मेरा। केक अगर हम 50 से बेसी करते हैं, ऊपर जाता मान लो 80, तो बिस्किट हो सकता है 1000 से कम बनेगा, लेट से 800, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है। और अगर हम बिस्किट को, केक को कम करें तो मेरा बिस्किट ज़्यादा बन जाएगा। केक अगर हम 50 से 30 कर लें तो बिस्किट हो सकता है 1200 बन जाए। तो यही डिसीजन लेना पीपीसी कर्व सिखाता। तुमको देखना है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, तुमको डिसीजन कैसे लेना है, अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हम एक रिसोर्सेज को जो यूज कर रहे हैं तो दूसरा आइटम को हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। केक बढ़ा रहे हैं तो बिस्किट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो हम बिस्किट नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव, आई रिपीट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट इनकर्ड टू गेट वन प्रोडक्ट फॉर विच वी आर सेक्रीफाइसिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज को पाने के लिए जो दूसरा चीज खो रहे हैं उसका कॉस्ट भी हम यही रिकवर करेंगे। हम अपना बिजनेस करें कि नौकरी करें? सर आप बिजनेस करेंगे तो नौकरी का सैलरी खोएंगे, तो आप बिजनेस करने के लिए जो नौकरी छोड़ रहे हो, वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसका पैसा भी आप यहीं से रिकवर करोगे बिजनेस से। अगर वो रिकवर हो रहा है तब तो ये बिजनेस करने में वर्थ है, ये तो वर्थ नहीं है। अब आता है मेन पॉइंट से कुछ पीपीसी कर्व के बारे में। पीपीसी कर्व ऑलवेज क्या हो रहा है? सर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये देखो मेरा पीपीसी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और इसको कनकेव भी बोलते हैं। पीपीसी कर्व का 2 फीचर है। नंबर 1 फीचर है इट इज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है
यहाँ लिखा नहीं, हम लिख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग और कनकेव, दो फीचर है इसका। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? दुनिया का कोई भी कर्व बेटा, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, डाउनवर्ड ही हो रहा है ना। डाउनवर्ड क्यों होता है या अपवर्ड क्यों होता है? जब अब ऐसे बने तो अपवर्ड हो गया। कोई भी दुनिया का कर्व डाउनवर्ड होने का सिर्फ एक ही रीजन है, दो प्रोडक्ट जिनके बारे में या जो दो चीज के बारे में बात हो रहा है उनका रिलेशनशिप नेगेटिव है। एक बढ़े तो दूसरा घटेगा, एक घटे तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे देखो हम एक एग्जांपल में समझाते हैं। डिमांड कर्व भी तो ऐसा ही होता है। तो आप अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, यानी दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव, इसलिए डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड है। वैसे ही पीपीसी कर्व भी डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है सर? क्योंकि अगर हम केक को बढ़ाएं तो बिस्किट को कम करना पड़ेगा हमको प्रोडक्शन, और अगर बिस्किट को बढ़ाएं तो केक को कम करना पड़ेगा। तो दोनों का रिश्ता क्या हो रहा है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता कैसा हो रहा है? नेगेटिव, इसीलिए कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन सर ये कर्व का मुंह खुला हुआ था, डिमांड कर्व का मुंह खुला हुआ है, लेकिन पीपीसी कर्व का मुंह बंद है। ये खुला हुआ मुंह को बोलते हैं कन्वेक्स और ये बंद मुंह को बोलते हैं कनकेव। गुफा की तरह बंद है, देखो केव की तरह बंद है, तो कनकेव। तो सर इसका भी रीजन दे दीजिए। कनकेव कोई भी कर्व तब होगा जब तुम्हारा सेक्रीफाइस करने का स्पीड जो है वो बढ़ रहा है। तुम पहले एक और केक पाने के लिए 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार थे, एक और केक पाने के लिए तुम 30 बिस्किट छोड़ने को तैयार हो, एक और केक पाने के लिए तुम 40 बिस्किट छोड़ने को तैयार हो। तुम्हारा सेक्रीफाइस करने का स्पीड अगर बढ़ रहा है तो केव, तो डायग्राम या कर्व हमेशा कनकेव होगा। लेकिन जब डिमांड और प्राइस का बात करते हो तो अब प्राइस बढ़े तो तुम बहुत ज़्यादा तेजी से डिमांड नहीं घटा रहे, तुम्हारा डिमांड के घटने का या बढ़ने का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डायग्राम बनता है कन्वेक्स। तो जब भी सैक्रिफाइसिंग स्पीड कम हो रहा हो धीरे धीरे, पहले 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार थे अब 18 छोड़ने को तैयार, तो फिर तुम्हारा डायग्राम जो बनेगा वो कन्वेक्स बनेगा। लेकिन पहले 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार थे, 30 बिस्किट छोड़ने को तैयार हो, सैक्रिफाइस ज़्यादा कर रहे हो, तो डायग्राम कनकेव बने। तो यहाँ दो ही चीज़ सीखने लायक था। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो फीचर क्या पड़े सर? पीपीसी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, एक नंबर बात। दो नंबर बात, पीपीसी कर्व ऑलवेज कनकेव होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात पड़े कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए कर्व कनकेव होगा। तो डाउनवर्ड हो रहा है क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है, दोनों प्रोडक्ट के बीच में एक बढ़े तो दूसरा घटेगा। और कनकेव हो रहा है क्योंकि एमआरटी तुम्हारा इंक्रीजिंग है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग स्पीड तुम्हारा बढ़ रहा है, इसलिए ये ऑलवेज। तो अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है? ऐसा हाँ सर हो सकता है। अगर हमारा एमआरटी जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहे, हम पहले भी एक और केक पाने के लिए 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार था, एक और केक पाने के लिए फिर 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार है, एक और केक पाने के लिए फिर 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार है। इसको बोलते हैं एमआरटी कांस्टेंट हो रहा है। क्या सर मेरा अपॉर्चुनिटी पीपीसी कर्व जो है वो डिमांड कर्व की तरह कन्वेक्स हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग स्पीड स्लो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब एक केक पाने के लिए पहले 20 बिस्किट छोड़ने को तैयार थे, एक और केक पाने के लिए 18 बिस्किट छोड़ने को तैयार हो, एक और केक पाने के लिए 15 बिस्किट छोड़ने को तैयार हो, तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है अगर, तो तुम्हारा कर्व हमेशा कन्वेक्स होगा। तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग स्पीड अगर बढ़ रहा है तो कर्व कनकेव होगा, तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग स्पीड सेम रह रहा है तो कर्व कांस्टेंट होगा। पीपीसी कर्व किसको बोलते हैं? जहाँ बहुत सारा कॉम्बिनेशन का जो पॉसिबिलिटी बनता है उसी को बोलते हैं पीपीसी कर्व। फिलहाल यही रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा जो और बचेगा बताना, फिर हमको एक दो छोटा छोटा टॉपिक बोलने हैं और फिर हम लोग डिमांड और सप्लाई में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में ये छोटा पार्ट कंप्लीट करके डिमांड में जाएंगे।